नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको 100 प्रश्न मिलेंगे और जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 16 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो उससे पहले आप लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व कर लें, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो यहाँ पर भी आपको एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपका है कि यदि गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस हो तो दिए गए व्यंजक, और आपको ये व्यंजक दिया गया है, इसका मान आपको बताना है। आप लोग सबसे पहले कॉपी कलम को निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टोटल 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करिएगा और फिर आप अपना स्कोर हमें बताइएगा। तो मैं आपको एक एक सवाल सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि किस टाइप से आप लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए लिखा हुआ है आपका 3, माइनस लिखा हुआ है और माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पर दिख रखा है गुणा, तो 3 गुणा लग जाएगा। फिर आपका है 15, फिर है भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगाएंगे, लिखेंगे 19, ठीक है, ब्रैकेट बंद आपका हो गया। गुणा लगा हुआ है, गुणा का अर्थ है भाग, तो भाग लगाएंगे 8, और प्लस लगा हुआ है, प्लस का अर्थ है -6, ठीक है। तो इस टाइप से हमने चिन्हों को चेंज कर दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 15 तो यहाँ 45 और प्लस में आपका हो गया 19 और भाग लगा 8 -6। देखिए 45 और 19 कितना होगा, 9 5 14 का 4 से लगा 1, 4 1 5 और 1 6, और इसमें भाग लगाया 8 से और माइनस का आपका यहाँ पर कितना है 6, ठीक है। इसके बाद 8 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 8 8 64, तो आपका यहाँ पर 8 आएगा और माइनस का आपका है 6। तो जब 8 से 6 गया कितना आपका बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो आपका जो 2 बचेगा तो ऑप्शन बी वाले में है, तो आपका बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर आप सभी के लिए आ गया है 2 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको अगर समय दे रखा हो, अगर आपसे पूछा गया है कि इनके बीच का कोण क्या बनेगा, तो उसको निकालने का एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। याद कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पर। थीटा बराबर क्या होता है, 11/2 m, और माइनस का आपका होता है 30h, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे 11/2 m का मतलब मिनट, तो कितने मिनट, 20 मिनट हैं, और -30 गुणा h का मतलब आवर, तो यहाँ पर है 2 बजकर, तो यहाँ पर आप कर देंगे 2। फिर आप इसको जब डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर, तो आप देखिएगा 2 से आपका जाएगा 10 बार जाएगा, और ये आपका आएगा 110 - 30 × 60, तो यहाँ से आपका आएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो आप लोग भी अपनी कॉपी पर देखते जाइएगा, ठीक है। जो भी आपका आंसर सही हो रहा है उसको आप टिक लगाते आइए, जो आपका गलत जा रहा है उसको आप काट दीजिएगा, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक की आप गिनती लिखिएगा, और फिर आप वहाँ से आप चेक करिएगा कि आपके कितने यहाँ पर जो है प्रश्न सही हो पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। एक महिला की ओर इंगित करते हुए विजय ने कहा, तो कौन कहता है, विजय कहता है, और एक महिला की ओर इंगित करते हुए कहता है। देखिएगा यहाँ पर आप लोग कि एक महिला है और महिला की ओर इंगित करते हुए कौन कह रहा है, तो विजय कह रहा है। अब आप ये समझेंगे कि विजय क्या कह रहा है, ठीक है। विजय ने कहा कि उसकी माँ, अब देखिए यहाँ पर विजय ने कहा है कि उसकी माँ मतलब महिला की माँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महिला की माँ, ठीक है, के पति और की बहन, के पति तो माँ और इनके पति, ठीक है, और की बहन, पति की कौन, पति की बहन। अब यहाँ पर आप समझिएगा, पति की बहन कौन है, मेरी बुआ है, मतलब विजय की कौन है, विजय की है बुआ। अब आपको ये समझना यहाँ पर है कि देखिएगा, महिला की माँ और महिला के मतलब महिला के पति, इनकी माँ के पति, ठीक है। तो ये तो दोस्तों ये हो गए पति पत्नी, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस महिला के कौन होंगे, ये पिता होंगे, ठीक है, और पिता की बहन। अब देखिए अगर आपको ऐसा समझ में ना आता हो ना, तो आप अपने पिता पर जाइए, ठीक है, कि आपके पिता, फिर आपके पिता जो हैं, ठीक है, उनकी बहन, तो आपकी कौन होंगी,
तो इनकी बुआ, ठीक है, बात को समझिए, इस महिला की बुआ और वो विजय की बुआ हैं। तो इसका मतलब है आपसे कहा गया महिला के साथ किस रूप से संबंधित है। तो विजय और महिला कौन कौन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भाई बहन होंगे, क्योंकि महिला की बुआ है और विजय की बुआ है, वो एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन है, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। तो महिला जो है लिखा, वह महिला के साथ किस रूप से संबंधित है, तो वह जो विजय है ये महिला का कौन है, भाई है। तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, देखिएगा आप लोग यहाँ पर छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि आप परीक्षा में कितना स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि आप किसी पंक्ति के दोनों सिरों से 90वें स्थान पर हैं तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जैसे एक पंक्ति है, इसमें इधर से काउंटिंग करें तो भी आप 90 नंबर पर हैं, और अगर आप इधर से काउंटिंग करें तो भी आप 90 नंबर पर हैं। लेफ़्ट से और राइट से आप 9 नंबर पर हैं। तो आपका फार्मूला होता है T बराबर L+R-1। लेफ़्ट से कितने नंबर पर, 9 नंबर पर, राइट से कितने नंबर पर, 9 नंबर पर, माइनस का 1 कर देंगे तो 9 9 18, 18 से 1 कम करेंगे, कितना आपका आएगा, 17। तो इसका मतलब है पंक्ति में 17 लोग हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको इसकी PDF ही मिल जाएगी, ठीक है। PDF में आपको सिर्फ प्रश्न मिलेंगे और आपको उसके विकल्प मिलेंगे, ठीक है। आंसर के लिए आपको ये वीडियो ही देखना पड़ेगा। तो PDF आपको मिलेगी, एक टेलीग्राम चैनल है ट्रिकी नंबर 1, ठीक है, ट्रिकी नंबर 1 के नाम से है, आप वहाँ पर जाइएगा, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखिएगा लिखा है निम्न को सही क्रम में लिखिए। अब आपको यहाँ पर सही क्रम बताना है, तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो सब में स्टार्टिंग में 2 4 2 4 2 4 2 4 रखा, मतलब नंबर 1 पर आएगा दूसरा वाला और नंबर 2 पर आएगा चौथा वाला। तो सबसे पहले पौधा, और पौधे से क्या बना, कपास, और कपास के बाद अब बात की जाएगी धागा या साड़ी या कपड़ा। देखिए साड़ी बनने होगी तो साड़ी के लिए भी आपको कपड़ा वगैरह चाहिए होता है ना, और कपड़ा चाहिए होगा, तो इसके लिए कपड़े के लिए धागा। तो नंबर 3 पर आपका आएगा धागा। धागे से क्या बनेगा, कपड़ा, और कपड़े से बनेगी साड़ी। तो आप समझिएगा, सबसे पहले 2 फिर 4 फिर उसके बाद 1 फिर उसके बाद में 5 फिर 3। तो 2 4 1 5 3 आपको ऑप्शन बी में यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है निर्देश प्रश्न संख्या 6। नीचे प्रश्न में एक पता दिया गया है, उसके बाद 4 विकल्पों में से केवल एक ही उसके साथ मिलता है, केवल एक ही उसके साथ मिलता है। और यहाँ पर आपको बताना है जबकि अन्य कुछ गलतियाँ हैं तो वह विकल्प चुनिए जो उसके साथ पूरी तरह से मिलता है। मतलब जो कुछ आपका पहली लाइन में, प्रश्न वाली लाइन में आपका लिखा हुआ है, आपको 4 विकल्प रखें, इनमें से आपको वो ढूंढना है जो आपका ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा आपको मिल जाए। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा दिखा दूँ कि जिससे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है D 101, लेकिन ऊपर आपका लिखा है B 101, तो ये गलत हो गया, तो ये वाला गलत हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका V 0001 है, तो ये भी नहीं हुआ। और फिर इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, देखिएगा यहाँ पर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि आपका ए वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 को, ठीक है, पूरे 100 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको समझना है, रीजनिंग का प्रश्न आपके लिए आ चुका है कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर देखिए 27 से यहाँ पर आ गए 30 पर हम, तो 27 और 3 हुए 30, फिर 30 से आ गए यहाँ पर तो आप देखेंगे 33 पर, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ दिए, और 33 से यहाँ पर एक छोड़ के आ गए यहाँ पर 36 पर, यहाँ पर भी 3 जोड़ दिए, ठीक है। तो इनमें तो आपके 3 ऐड हो रहे हैं, और उसके बाद तो यहाँ पर इसके आगे चल नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका 25 है, 25 से आपका है यहाँ पर 23 पर, तो यहाँ पर आपका 2 माइनस किया गया है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे 23 से आप कितने पर आए, 21 पर आए, तो यहाँ पर आपका 2 माइनस किया गया। अब आप 21 से जब आएंगे तो आप यहाँ पर आएंगे तो कितने पर आएंगे, 2 माइनस करेंगे, तो 21 से 2 माइनस करेंगे तो आपका 19 बनेगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए 8 नंबर है। अब यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिएगा आपको जो बीच वाली संख्या है ना, आप उसको निकालने की कोशिश करिएगा कि किस टाइप से आपका जो बीच वाली संख्या है वो निकल के आ जाए। तो पहली जगह पर आपको 23 लाना है, तो 23 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर
अगर यहाँ पर हम लोग 5 की गुणा 4 में कर दें, ठीक है, तो 5 चौका आपका हो जाएगा 20, और 3 की गुणा 1 में कर दें, 3 एकन होगा आपका 30, तो 20 और 3 कितना होगा 23। तो पहला वाला तो आपका आ गया 23। इसी प्रकार आगे देखें हम लोग, यहाँ पर इसकी गुणा इसमें कर दें, 7 छंग आपका हो गया 42, और 4 तियाँ कर दें आपका हो गया 12, ये आपका हो गया 4 5 कितना हो गया आपका 54, ये आपका 54 आ गया। तो बिल्कुल वही आपको यहाँ पर करना है कि 11 डबल करना है, तो आपका हुआ 22, और यहाँ पर 9, और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 9x हो गया, और अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा 40। अब ये आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 22 + 9x = 40। जैसे मैं आपको यहाँ पर समीकरण टाइप में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे आप लिखेंगे 22 + 9x = 40, तो 9x बराबर आपका हो जाएगा 18, और x आपका यहाँ पर आ जाएगा 2। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पर x की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 9 नंबर। यहाँ पर आप देखेंगे एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया, प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया। यदि वितरित किए गए कुल उपहारों की संख्या 90 थी तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। अब अगर मैं आपको इसके लिए कोई फार्मूला बताऊंगा तो आप भूल सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको हमेशा के लिए ध्यान देगा। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, ठीक है, जिस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 लोग मान लीजिए यहाँ पर हैं, ठीक है, 3 लोग हैं, ठीक है। लिखा है प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया। प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया मतलब पहला वाला अगर आप उपहार देगा तो पहला वाला इसको देगा उपहार और इसको देगा, तो पहला वाला 2 उपहार देगा। इसी टाइप से जो दूसरा वाला है ना, ये भी 2 उपहार देगा अपने दाएं बाएं वाले को, और तीसरा वाला भी 2 उपहार देगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर कि कुल टोटल 6 उपहार हो गए। अब 6 करने के लिए देखिए 3 लोग थे, और अगर हम 3 लोगों में अगर हम 2 से गुणा कर दें, मतलब एक कम से गुणा कर दें, क्योंकि जितने लोग होंगे उससे एक कम उपहार देंगे वो। जैसे 3 लोग अगर हैं तो वो तीसरा मतलब एक व्यक्ति मात्र 2 को उपहार देगा, तो 3 का डबल कितना हुआ 6। इसी तरीके से मान लीजिए अगर 4 व्यक्ति होते तो 4 व्यक्ति 3 को उपहार देते तो आपके आते उपहार 12, लेकिन यहाँ पर आपके उपहार हैं 90। अगर 90 उपहार है तो 90 का ऐसा गुणनखंड करो जिसमें अंतर 1 का रहे, तो 9 और 10। और इसका मतलब अब इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 होगा या 10 होगा, ये भी कन्फ्यूजन आपको होगा। तो आप मैंने जो आपको उदाहरण दिया आप ऐसे समझे आप, जैसे यहाँ पर 3 व्यक्ति थे तो आपने 1 कम करके गुणा कर दिया क्योंकि 1 कम को देंगे। यहाँ पर 4 व्यक्ति थे तो उन्होंने 3 से गुणा किया, तो यहाँ पर 10 व्यक्ति होंगे, और 10 व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति 9 को देगा उपहार, ठीक है। तो इसका मतलब 10 व्यक्ति यहाँ पर आपके बन जाएंगे। अगर आप इस टाइप से समझ रहे हैं तो आप कभी नहीं भूलेंगे, और अगर आप किसी टाइप से अगर आप और दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर भूल सकते हैं। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 10 नंबर, और आप लोग यहाँ पर इस सवाल को अब देखिएगा, ठीक है। सवाल आपका लिखा हुआ है कि यदि z = 26, NET = 39, तो NUT का मान कितना होगा। अब आप लोग इस सवाल को किस टाइप से सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप लोग देखिएगा। जैसे आपको ये तो पता होगा z आपका 26 पर होता है, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब NET की बात की गई तो n आपका होता है 14 पर, E होता है आपका 5 पर, T होता है आपका 20 पर, तो ये आपका हो गया 39। तो इसमें भी कुछ नहीं था। अब आपको जो निकालना है वो भी बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ आपको जोड़ना है। n होता है 14 पर, U होता है 21 पर, T होता है 20 पर, इनको जोड़ेंगे 5 और ये भी 5, तो 55 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद प्रश्न नंबर आपके लिए है यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि किसी कूट भाषा में, और आपका लिखा है कॉन्शियसली को और PBNP, ठीक है, इस टाइप से आपका लिखते हैं तो आपको बताना है सॉइल को कैसे लिखेंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें से इसका संबंध निकालेंगे कि C 3 पे होता है, P 16 पे होता है, तो यहाँ पर 13 जोड़ा गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सामने इस टाइप का सवाल आए, थोड़ा सा आप यहाँ पर धैर्य रख के काम करिएगा। यहाँ पर आप ये देखिए क्या आपसे पूछा गया है, इतनी बड़ी मीनिंग दी गई फिर इतनी छोटी पूछी गई, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही है कि जो आपको मीनिंग दी गई है वो आपको यहीं से निकालनी पड़ेगी। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, आपको निकालना है S, आप यहाँ पर देखेंगे S चौथे नंबर पर है, तो यहाँ पर चौथे नंबर पर क्या N, तो इसका मतलब S की जगह पर आपका N आ गया, तो S की जगह पर हम यहाँ पर N रख देंगे। और O, तो O की जगह पर देखिए O 2 पर है तो 2 वाला आपका आ गया E, तो O E रख देंगे, ठीक है, NE आपका यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद में आपका है I, तो I अगर देखेंगे तो स्टार्टिंग से नंबर 6 पर I है, अगर आप देखें यहाँ पर तो 6 नंबर पर I है। तो आगे देखिए 6 नंबर पर आपका J है, तो ये नहीं J आपका हो गया।
अब जब NEG आपका हो गया तो इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से आपको आंसर दिखाई दे बस आप वहीं पर आप सवाल को रोक लीजिएगा और बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका हो गया है। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर 12। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, समस्या आकृति को पूर्ण करेगी, मतलब अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये आपका प्रश्न रहा और इसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो जो आपको आकृति रखी है ना, आप इसी को पूर्ण करके देखिएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर इसको इस टाइप से कर सकते हैं, फिर आप इस टाइप से करेंगे और एक ये लाएंगे एक ये लाएंगे और दोनों तरफ आपकी 2 बिंदु रहेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर मिला के देखिएगा कहाँ पर आपका बंदा है। इसमें अंदर है दोनों, ये नहीं होगा। इसमें एक इधर, ये भी नहीं होगा। इसमें आपके दोनों बाहर हैं और आराम से बिल्कुल सही है, तो आपका बी वाला बन जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। आगे यहाँ पर देखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एक पासे की 2 विभिन्न आकृतियाँ नीचे दिखाई गई हैं। ये देखिए, एक पासे की 2 आकृतियाँ आपको दिखाई गई हैं और आपको बताना है कि जो आपका गुणा वाला निशान है ये सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन सा होगा, मतलब इसके विपरीत आपको बताना है। तो विपरीत के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे आपको इन दोनों में आपको स्वयं कौन सा दिख रहा है। जैसे आपको सेम ये दिख रहा है भाग वाला, तो अब आप एक तरफ चलिएगा, पहले आप यहाँ पर आइएगा और फिर यहाँ से आप यहाँ पर जाएंगे आगे। ठीक है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर करना है, पहले आप यहाँ पर आएंगे इसके बाद और फिर यहाँ से आप जाएंगे यहाँ पर आपसे का गुणा वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाग के जस्ट बाद गुणा वाला है और भाग के जस्ट बाद आपका ये वाला साइन है, ये वाला आपको दिख रहा होगा ना। तो गुणा का विपरीत आपका हो जाएगा ये वाला, तो आपका डी वाला यहाँ पर बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर 14 आपके लिए आ चुका है कि निम्न में से कौन सा चित्र माल ढोने वाला ट्रक बैलगाड़ी के संबंध को प्रदर्शित करता है। जैसे आपको पता होगा कि ट्रक जो होता है उसमें भी आपका माल ढोया जाता है और बैलगाड़ी में भी माल ढोया जाता है। इसका मतलब माल ढोने वाला वाहन मतलब माल ढोने वाला इस टाइप से हो जाएगा और इसके अंतर्गत ट्रक और बैलगाड़ी दोनों आएंगे। अब आपको ये तो पता है कि ट्रक अलग होता है बिल्कुल, बैलगाड़ी बिल्कुल अलग होती है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग रहने वाले हैं। ठीक है, तो डी वाला यहाँ पर आपका बनेगा। आगे देखिएगा, इसके बाद प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि सन 1945 के लिए वही कैलेंडर होगा जो एक्स वर्ष के लिए था, तो एक्स का मान क्या होगा। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा वर्ष है जिसके लिए वही कैलेंडर है, मतलब जो 1945 का है। तो ऑप्शन से अगर हम चेक करेंगे तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। जैसे पहला वाला ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर है 1935, तो 1935 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो आपके लास्ट के जो 2 अंक है ना, आपको देखना है। जैसे यहाँ पर है 35, अब आपको यहाँ पर 35 में 4 से भाग कर देना है, तो 4 अट्ठे 32। अब यहाँ पर कितना बचा है, तो यहाँ पर आपका बच रहा है 3। जब आपका यहाँ पर 3 बचेगा, देखिएगा अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पर कि आपका शेष क्या बचता है। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर अगर शेष बचे तो आप कितने कितने यहाँ पर जोड़ दें। ठीक है, कितना आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो जैसे यहाँ पर आपका अगर 0 शेष बचे और या 1 2 3 इस टाइप से आपका शेष बचेगा, तो अगर आपका 0 शेष बचेगा तो आपको 28 जोड़ना है, 1 बचेगा तो आपको 6 जोड़ना है, 2 बचेगा तो आपको 11 जोड़ना है, 3 बचेगा तो आपको 11 जोड़ना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर 3 बचा है, तो इसका मतलब आप 11 जोड़ेंगे। तो 1935 और 1935 में 11 और जोड़िएगा, तो 1900 कितना होगा 46, लेकिन ये 45 यहाँ पर है, तो पहला वाला आपका नहीं होगा। अब दूसरे वाले को यहाँ पर हम चेक करेंगे, 37 लिखा हुआ है। अब जब हम 37 को यहाँ पर भाग, मतलब 37 को 4 से भाग करेंगे ना, तो 4 से यहाँ भाग करना है 37 को, तो 37 4 निम 36, कितना बचा यहाँ पर 1। अब जब 1 बचा यहाँ पर आपका है, तो 1 बचने के लिए आप यहाँ पर 6 जोड़ेंगे, तो 7 6 13 मतलब 1943, तो यहाँ पर 45 है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ से बात नहीं बनी तो हमें आगे देखना पड़ेगा 1934 वाला। 34 वाले में आपका है 34, तो आप सभी को यहाँ पर करना क्या है, 34 को आपको 4 से भाग दे के देखना है। ठीक है, जब आप लोग यहाँ पर 34 को 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे 34 में, तो आपका यहाँ पर जाएगा 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा यहाँ पर 2। अब 2 बच गया, तो 2 का मतलब आप यहाँ पर 11 जोड़ देंगे, तो 11 जोड़ेंगे तो 34 में और 11 आपको और जोड़ना है, तो आप बताइएगा 45 बन जाएगा। बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब 45 के लिए वही कैलेंडर होगा जो 1934 के लिए है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया है और आप इस बात का अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 16 नंबर। देखिए मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से आपको समझा दिया, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। देखिए एग्जाम में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपसे प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो नहीं वाले प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे आते हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे।
AFFICENT, ठीक है। अब यहाँ पर पहले वाला देखेंगे तो आपका यहाँ पर है ए, और इसमें तो कहीं पर है ही नहीं, और आपसे ये पूछा गया कौन सा नहीं बनाया जाता है, तो बस पहला वाला आपको मिल गया यहाँ पर कि पहला वाले में ए आ गया, तो इसका मतलब ये तो बनेगा ही नहीं, तो आपका ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग 17 नंबर में। अब आप देखेंगे 5 गुणा 2 बराबर 27, 3 गुणा 5 बराबर 14, तो 6 गुणा 4 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर सोचिएगा आप थोड़ा कि 5 में हम क्या करें, 2 में क्या करें, जिससे कि ये मिल मिलाकर कैसे भी 27 बन जाए। तो देखिए कैसे बन सकता है, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अगर आप 5 का वर्ग कर देंगे और आप इसमें 2 जोड़ देंगे तो 25 + 2 कितना हुआ, 27। ये बात आपको अपने आप फटाफट सोच लेनी है, ठीक है। जिससे यहाँ पर आप 3 का वर्ग कर देंगे प्लस 5 जोड़ देंगे तो 3 × 9 और 5 कितना हुआ, 14। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर निकाल दीजिए, 6 का वर्ग कर देंगे और 4 जोड़ देंगे तो 36 और 4 कितना बना, 40। तो डी ऑप्शन, ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर। इस सवाल को आप देखिएगा, यहाँ पर सवाल कर रहा है अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला। अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला, इसका मतलब मान लीजिए अमित अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो अमित सबसे पहले 15 किलोमीटर पूर्व में गया। देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर से क्या होता है, ये पूर्व दिशा जो आपकी होती है ना, तो इधर होती है पूर्व दिशा, ठीक है, इधर होती है पश्चिम दिशा, इधर होती है उत्तर, इधर होती है दक्षिण, ठीक है। तो पूर्व की ओर 15 मीटर चला गया, 15 किलोमीटर, वहाँ से वहाँ बाएँ मुड़कर, अब यहाँ से बाएँ मुड़ेंगे तो बाएँ का मतलब यहाँ पर आप ऊपर की तरफ जाएंगे अब, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना आएंगे, सिर्फ 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 चले गए। और फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, अब फिर से बाएं मुड़ेगा 15, तो इसका मतलब फिर से इधर चला और 15 यहाँ पर चला, ठीक है, इधर चला 15 किलोमीटर। अब आपसे कहा गया अमित प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि चला यहाँ से था और यहाँ पर है। अब आप ये बताइए इतना गैप कितना है, तो अगर ये वाला 5 का गैप है तो ये भी 5 का होगा, क्योंकि ये तो ऊपर दोनों नीचे सेम है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर आपका यहाँ पर बन जाएगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है, सवाल को सही समझिएगा क्योंकि सवाल थोड़ा लॉन्ग यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हमारा सवाल ये जो है ये किस टाइप से सॉल्व होने वाला है। एक घोड़ा पूर्व की ओर 20 किलोमीटर दौड़ता है और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर दौड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सवाल को लगाना, ठीक है। एक घोड़ा पूर्व की ओर 20 किलोमीटर दौड़ता है। अब सबसे पहले पूर्व की ओर जाना है, 20 किलोमीटर जाना है, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि हो सकता है ये आपका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ जाए, ठीक है, तो जगह कम पड़ जाएगी। तो स्टार्टिंग 20 से करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से 20 किलोमीटर पूर्व का मतलब यहाँ से यहाँ पर चला और हमने मान लिया कि ये 20 चला गया, थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ तक, तो ये 20 चला गया, ठीक है। लिखा है दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा 10 चलेगा, तो दाएं का मतलब अब यहाँ से मुड़ेगा नीचे की तरफ और 10 चला गया, तो मैंने 10 यहाँ पर कर दिया, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, फिर दाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चला। अब दाएं मुड़ेगा और 9 चलेगा, तो दाएं मुड़कर 9 चला, इसका मतलब दाएं मुड़ा और 9 चला गया, ठीक है, ठीक है। और फिर बाएं मुड़कर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दौड़ता है, बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से मुड़ेगा बाएं, तो बाएं का मतलब नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और कितना चला, 5 चला, तो 5 चला गया, ठीक है। और तब बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब यहाँ से मुड़ेगा बाएं और चलेगा 12, तो बाएं किधर जाएगा, तो बाएं तरफ आपका जाएगा इधर, और कितना गया, 12 गया। और अंत में बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर दौड़ता है। अंत में बाएं मुड़ता है, 6 चलता है, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो जाएगा ऊपर की तरफ, और कितना चला, 6 चला। अब उस घोड़े के सामने कौन सी दिशा है, मतलब आपसे ये नहीं कहा उसने कि कितनी दूरी पर, ये कुछ नहीं पूछा, कहा किस दिशा में है। तो आपने ये देखा कि ये उत्तर की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ, और ऊपर वाली दिशा मैंने आपको बताया भी था इससे पहले कि ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैं आप उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कि आपको प्रत्येक सवाल अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर 19 के बाद आपके लिए आ चुका है 20 नंबर प्रश्न। यहाँ पर आप देखिएगा, 5 लड़के एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, इस टाइप से है, और 5 लड़के हैं दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ए बी के दाएं है, देखिए यहाँ पर इधर देखिए लेफ़्ट इधर है और राइट इधर, ठीक है, राइट इधर। अब आप यहाँ पर समझिएगा, इसने स्टार्टिंग यहाँ पर कहा है कि ए बी के दाएं है, बी के दाएं कौन है, ए, तो मान लीजिए यहाँ पर बी है, हमने मान लिया यहाँ पर बी है, ठीक है। तो बी के दाएं कौन है, ए जो है बी के दाएं है, तो ए किधर होगा, ए इधर होगा,
क्योंकि बी के दाएं का मतलब बी के राइट साइड में है, ठीक है। ई बी के बाएं है, ई जो है बी के बाएं बैठा है, तो इसका मतलब बी के इस तरफ बैठा है कौन, ई। परंतु सी के दाएं है, ई जो है ई ये बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है, तो इसका मतलब सी यहाँ पर होगा और सी के दाएं तरफ हो गया ई, ठीक है, ठीक है। ए डी के बाएं है, तो ए जो है डी के बाएं है, तो इसका मतलब डी के बाएं मतलब डी इधर होगा और ए इस तरफ होगा, ठीक है। तो डी के बाएं हो गया। तो बीच में कौन है, अब तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बीच में कौन है, बी, तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर आंसर आ गया बी, और पेपर पे क्या क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए वो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन देते हैं, ए बी और सी और डी, और वो आपको यहाँ पर कर देंगे कन्फ्यूज। मान लीजिए उन्होंने इसमें कर दिया बी वाला, इसमें सी कर दिया, इसमें ए कर दिया, इसमें उन्होंने डी कर दिया। अब क्या होगा, मान लीजिए आपका बी आप आ गया ना, तो आप बी इसको लगा देंगे, ठीक है। तो ये गलती बहुत ज़्यादा होती है एग्ज़ाम में, तो आप इस गलती से बचें, ठीक है। यहाँ पर आप सोच समझ के यहाँ पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात का। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए है यहाँ पर देखिएगा 21 नंबर। यहाँ पर आपको कह रहा कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर तो ये जो आपका फोल्ड यहाँ पर किया गया है ना, यहाँ पर तो आपको बताया ही नहीं गया है कि किस टाइप से वाला जो आपका है यहाँ पर कौन सी आकृति बनी हुई है। तो इसमें तो आप ऐसे नहीं बता पाएंगे कौन सा यहाँ पर आकृति बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं दे रखा है, फिलहाल ये लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको काला वाला जो है पॉइंट ये दे रखा होगा इन्होंने इस तरीके से, ठीक है। हो सकता है इस तरीके से आपको दे रखा हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए आप अपना 1 नंबर मान लीजिएगा, क्योंकि आप ये सवाल आप अच्छी तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। आगे देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए 22 नंबर है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 7 है परंतु बाद में 9 नहीं है। तो सबसे पहले तो आप 5 को ढूंढिए, 5 कितने हैं। तो 5 यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ये 5 और ये 5, जिनके ठीक पहले 7 है। अब जिनके ठीक पहले 7 है आप उनको ढूंढिएगा। तो जिनके ठीक पहले 7 है, तो इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है, इसमें भी पहले 7 है, इसमें पहले 7 है, और इसमें पहले 7 है, और इसमें पहले 7 है। तो यहाँ पर आपको इतने मिल गए। फिर आपसे कह रहा है कि परंतु बाद में 9 नहीं है, बाद में 9 नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में 9 नहीं है, पहले वाले में तो ये तो है आपका एक पहला, ठीक है। फिर इसके बाद में 9 है तो ये गलत हो गया आपका। फिर 9 नहीं है तो यहाँ पर आपको ये मिल गया, ये वाला भी आपका है, ठीक है, ये वाला भी है। फिर इसके बाद में 9 है तो ये गलत हो गया आपका। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आप थोड़ा कन्फ्यूज होंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि बाद में 9 नहीं है। देखिए यहाँ पर तो बाद में कुछ नहीं है, तो 9 भी नहीं है ना, तो ये भी आपको गिनना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर 2 लगा देंगे, लेकिन आप समझिए यहाँ पर, ठीक है, बात की गई है किसके बाद में 9 नहीं है, तो इसके बाद में तो 9 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी गिन लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, तो आपका 3 बनेगा यहाँ पर, ठीक है, 3 सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 23 नंबर, और आपको देखिए यहाँ पर साफ तो दिख रहा होगा 18 10 6 4 3 डैश। अब यहाँ पर आप स्टार्ट करिए 3 से, 3 से आए 4 पर तो इसमें 1 जोड़ दिया, फिर 4 से आए 6 पर तो इसमें जो 2, ठीक है, फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8। अब आपने ये सीरीज़ देख के आप समझ गए होंगे, इसका मतलब प्रत्येक बार में डबल हो रहा है, 1 से 2, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका मतलब इसका भी आधा, मतलब 0.5। तो 0.5 इसमें से आप और कम करिएगा, ठीक है, कम कर दीजिए इसमें से, तो इसका मतलब 2.5 आपका यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 24 नंबर। यहाँ पर आप देखिएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सोचिएगा यहाँ पर कि आपका यहाँ पर क्या आंसर बन सकता है। आपका यहाँ पर है 3, फिर आपका है 8, फिर आपका है 22 63 185, और आगे आपको यहाँ पर बता देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 से आप आए यहाँ पर 8 पर, तो यहाँ पर ठीक है 3 5 8 होता है, ठीक है, और 8 और 10 18 और 4 22 मतलब 14। तो यहाँ पर आपकी कोई सीरीज़ नहीं बन रही है, तो आपको फिर से सोचना है थोड़ा कि यहाँ पर सीरीज़ कैसे बन सकती है आपकी, है कि 3 से आपका 8 आ जाए, तो इसका मतलब 3 दूना 6 और 2 8, फिर 8 दूना 16 नहीं बनेगा। हाँ ठीक है, एक बन सकता है,
3 तियाँ 9 और 9 से 1 गया 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 8 तियाँ 24, 24 से 2 गया तो 22, मतलब पहले 1 कम किया फिर 2 कम किया। यहाँ पर देखिए 22 तियाँ 63, इसमें से 3 कम किया, इसमें देखिए 63, यहाँ पर 4, यहाँ पर तियाँ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 कम करना पड़ेगा, ठीक है, 1 कम हो भी जाएगा, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर बात आ रही है तो 3 से गुणा करेंगे और 5 कम करेंगे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो 185 में 3 से गुणा करेंगे तो गुणा कर दीजिएगा, 53 15 का 5 हाथ से लगा 1, 8 54 1 55, तो 555 हो गया, माइनस का कर देंगे 5, तो ये कितना आपका आएगा 550, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना बनेगा आपका 550 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 25 नंबर, ठीक है। तो 25 प्रश्न आपके रीजनिंग के आते हैं, तो यहाँ पर आपके रीजनिंग के प्रश्न समाप्त होंगे और उसके बाद आपका अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी हो गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये वाली आकृति किसमें है आपको ये बता देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दे रखे हैं 4 प्रश्न, फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा, चेक करिएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इस वाली आकृति में आपको आराम से यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, यहीं पर आपको ये वाली आकृति मिल जाएगी। आगे देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है हिंदी, ठीक है। हिंदी के भी आपको यहाँ पर मिलेंगे 25 प्रश्न, तो इनको भी आप देखिएगा, ठीक है। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है, आपको सब कुछ यहाँ पर देखना है। कुछ बच्चे हो सकता है इंग्लिश के हों तो वो अपना इंग्लिश की तैयारी आप कहीं और से मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो शब्द नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, चुनिए। राजा, राजा का पर्यायवाची आपको बताना है। देखिए नृप, नृप क्या होता है राजा होता है। नरेश राजा होता है। भूपति राजा होता है। छपाकर ये राजा नहीं होता है। तो इसके लिए आपका ए वाला ऑप्शन जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, छपाकर। जो शब्द नीचे दिए गए शब्द का पर्याय नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। पहाड़, पहाड़ को हम पर्वत कह सकते हैं। भूधर, ठीक है, और गिरि, गिरि माने भी पर्वत पहाड़ होता है, ठीक है। तो पहाड़, पर्वत, गिरि, भूधर, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। भूप आपका यहाँ पर नहीं होता है। और दोस्तों हो सकता है आपके एग्जाम में यहीं से 1-2 प्रश्न आ जाएं, ठीक है, इसलिए आप लोग अब छोड़िएगा मत, ठीक है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा यहाँ पर। और आपको प्रैक्टिस सेट और भी यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जिससे कि आप और भी चेक कर सकें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको देखना है पर्याय नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर तो एक जैसे 2-3 प्रश्न आ गए, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, हर टॉपिक से आपको मिल सकता है, ठीक है। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची आपको यहाँ पर देखना है। तो रवि सूर्य का होता है, दिनेश सूर्य का होता है, भास्कर भी सूर्य का होता है, इंदु होता है चंद्रमा का, ठीक है, सूर्य का नहीं होता है इंदु, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर है होनहार विरबान के होत चीकने पात। लोकोक्ति का अर्थ क्या है। चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। और होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। अगला है उद्यान का शौक होना, ये भी गलत है। आगे है चिकने पत्तों सा लगना, ये भी नहीं है, ठीक है। तो होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होते हैं, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वहाँ भारी भड़कम, ठीक है, भरकम भीड़ है। तो यहाँ पर भारी भरकम, ठीक है, भीड़, भीड़ का मतलब होता है सब इकट्ठे होंगे, इसका मतलब यहाँ पर भीड़ होगी, एक साथ कह सकते हैं भीड़ होगी, ठीक है। तो भारी भरकम ये तो बेकार शब्द है, तो शुद्ध तो ये होगा नहीं। जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है। आगे है कि मुझे इस अधिवेशन का समाचार नहीं मिला। अगला है मेरी कविता मुद्रित हो रही है, ठीक है, तो ये सभी गलत हैं। आपका यहाँ पर बनेगा बी वाला, ठीक है। जो धन का भूखा है वह साधु नहीं है, शुद्ध वाक्य यही लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। 31 नंबर में यहाँ पर समझ लीजिएगा, अशुद्ध इस टाइप से आपके एग्जाम में आ जाते हैं कि नीचे दिए गए शब्द वाक्य में जो शब्द वाक्य के संदर्भ में सही नहीं है उसका चयन कीजिए। पहले नारी पुरुष की दासी थी जिससे वह पति से हर तरह की सुरक्षा चाहती थी। कौन सा करेक्ट है, मतलब क्या है, सही नहीं है, ठीक है। पहले नारी पुरुष की दासी थी और जिससे वह पति से, अब यहीं पर बात समझिए आप लोग कि अगर जिससे लगा हुआ है तो यहाँ पर होना चाहिए था कि जिससे हर तरह की सुरक्षा चाहते थे, या होता कि वह पति से हर तरह की सुरक्षा चाहते थे। 2 वर्ड यूज किए गए हैं एक के लिए, तो यहाँ पर गा वाला जो आपका है ये आपका करेक्ट यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ना हो तो आप अच्छी तरीके से इसको सही से ये मतलब रहेगा आपका, ठीक है। तो जिससे आपका यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर आप देखिए गलत का चयन कीजिए।
साकेत मैथिली शरण गुप्त का बिल्कुल सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना, ये भी सही है। रंगभूमि प्रेमचंद्र की है, गलत है, गोदान प्रेमचंद। तो यहाँ पर आपका सही वाला बनेगा, ठीक है। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? देखिए, मतदाता का मतलब होता है मत का दान, ठीक है। अब मत का दान यहाँ पर देखिएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष तत्पुरुष तत्पुरुष, मतलब इनमें से कौन सा तत्पुरुष, ये आपको यहाँ पर बताना है। और कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अधिक होना, ठीक है। संबंध काकी के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी वाला बनने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर बनेगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मतदाता मतलब मत को देने वाला, और कर्ता ने कर्म को यहाँ पर कर्म हो जाता, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये कर्म वाला नहीं है, ये आपका संबंध तत्पुरुष है। आप इसको गूगल वगैरह पर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी इसको चेक कर लिया है, तो वहाँ पर आपको इसका मतलब दिखाया गया है मत का दान, और संबंध तत्पुरुष यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए, कहा सुनी होना, परेशान होना, झगड़ा होना, ध्यान ना देना, अनसुनी कर देना। तो कहा सुनी मतलब बातचीत थोड़ी हो जाए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाना, ठीक है। कहा सुनी कब होती है, झगड़ा होता है जब, ठीक है। फिर यहाँ पर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मैया मोही, और फिर यहाँ पर डैश आपका है बहुत खिजायो। अब इसके लिए तो आपको यहाँ पर जो आपके दोहे वगैरह होते हैं ना, आपको उनका ज्ञान होना चाहिए, तो आप यहाँ पर इसको करेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर है सखा सुदामा राधा दाऊ, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा दाऊ, ठीक है, कि मैया मोहित दाऊ बहुत खिजायो। यहाँ पर देखिएगा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। अब स्त्रीलिंग आपको नहीं बताना है, अड़चन, अपेक्षा, अफवाह और आचरण। तो देखिए, सबसे पहला काम तो आपको ये करके देखना है, आपको यहाँ पर इसके आगे बड़ा या बड़ी लगा के देखना है, पहली बात बड़ा या बड़ी, ठीक है। दूसरा, आपको अच्छा अच्छी जो आपका लगे वो लगा के देखना है, और तीसरी बात उसके बाद में रहा रही है, ठीक है, वो जो आप लगा सकते, ठीक है। और वैसे आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे अड़चन, अब आप कहेंगे बड़ा अड़चन कि बड़ी अड़चन, हो रही है, हो रहा है, ठीक। तो इस टाइप से आप सोच सकते हैं बैक मतलब वाक्य बनाकर। तो अड़चन हो रहा है, नहीं हो रही है, अड़चन, ठीक है, हुई, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो स्त्रीलिंग आपका हो गया। अपेक्षा की, मैंने उसकी अपेक्षा की, तो की यहाँ पर ये भी स्त्रीलिंग हो गया। अफवाह फैल रही है, पता होगा आपको ना, ठीक है। और आचरण, अच्छा आचरण, आपने सुना होगा अच्छा आचरण, तो आपका डी वाला जो है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। पर्वत के समूह को क्या कहते हैं? पर्वत के समूह को आपने सुना होगा पर्वत श्रृंखला, आपने पढ़ा होगा पर्वत श्रृंखला, तो इसका मतलब श्रृंखला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल ये वाला है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहूत, ठीक है। अनाहूत कहते हैं जिसे बुलाया ना गया हो, और जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे कहते हैं अतिथि, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न किया जाए आप उसका जवाब दें। आगे देखिएगा, अनुगामी, अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अनुगामी, अनुगामी का मतलब होता है जो मतलब आप आगे आगे चलें और आपके पीछे पीछे कोई चले, आपका ही रास्ते पर चले, ठीक है। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाला उसे कहते हैं अनुगामी, ठीक है। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? अब यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा कि शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा। असम्यक, असमंजस, असहमति, असमर्थ। तो अस, ये तो आपका सेम बिल्कुल है। इसके बाद में आप देखेंगे माँ आता है पहले या हा आता है, तो अगर आपको पता हो तो पहले माँ आता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब माँ में आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे एक जगह पे आधा माँ है और पूरा माँ है, तो आधा माँ की बात पहले की जाएगी, तो आपका ए वाला सबसे पहले आएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर, अब आप देखिए 41 नंबर, ये कह रहा है कि कौन सा तत्सम है? तत्सम संस्कृत के समान, तत्सम मतलब होता है संस्कृत के समान। तो जो अंक की बिंदी होती है चित्रबिंदी वाले, ये जो आपकी लगती है ये हमेशा लगती है तद्भव में, ठीक है। अगर आपने इसका आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आपको पता होगा, तद्भव में आपकी चंद्र बिंदी लगती है। तो यहाँ पर आपका ये तो आपके सभी तद्भव हो गए। तो एक बचा आपका आशा, ठीक है। शाह जो आपका घुंडी वाला ये होता है ना, ये आपका तत्सम के रूप में इस्तेमाल होता है। देखिए, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निष्काम शब्द में अगर आपने उस उपसर्ग पढ़े हो तो ठीक है, अगर आपने उस पर उपसर्ग पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि नि सिर्फ नहीं होता है, निस होता है, निर निस, ठीक है। इस टाइप से आपका होता है। तो निस आपका हो जाता है पैतृक। पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगा होता है। तो यहाँ पर जो ये त्रा लिखा है ना, ये जो रा है री से ऋषि वाला है, आर आई वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपका हो जाएगा ई, ठीक है। ई लगेगा तो इक हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ का नहीं होगा, पैतृक, तो पैत्र, ठीक है, और प्लस इक होगा यहाँ पर, ठीक है। पैत्र प्लस इक, तो सी होगा, ठीक है। रिक होता नहीं है कोई शब्द, ठीक है, तो इक यहाँ पर हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिएगा पदोन्नति शब्द का संधि विच्छेद। पदोन्नति तो पद प्लस उन्नति, ठीक है।
पद प्लस उन्नति आपका यहाँ पर बन जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा, पद प्लस उन्नति। यहाँ पर आप देखेंगे अनेक वर्ण, जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ पर अनेक वर्ण की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखा है केवल एक बार होती है। तो देखिए यहाँ पर आपने अनुप्रास का नाम सुना होगा, तो अनुप्रास में होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर करा है जहाँ अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। देखिए ये है यहाँ पर 6 का अनुप्रास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी भाषा इन्होंने यहाँ पर सही से नहीं लिखी है, ठीक है। लिख रहे हैं केवल एक बार हो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर आपका जो मतलब जो आपका यहाँ पर अलंकार है वो आपका 6 का अनुप्रास ही हुआ, ठीक है। क्योंकि वर्णों की आवृत्ति की जब बात की आती है तो वहाँ पर अनुप्रास होता है, और इसमें अनुप्रास की बात की गई है तो 6 का आगे लिखा हुआ है 6 का अनुप्रास, ठीक है। तो आप इसी को यहाँ पर करेक्ट मानेंगे, ठीक है। आगे देखिए शालीनता बिना मूल मिलती है, उससे सब कुछ खरीदा सकता है। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यद्यपि जब लगा होता है तो आप लगाते हैं तथापि, तो इन दोनों का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। फिर अस्तु, आपने अस्तु कहीं पर लगा देखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो परंतु आपने लगा देखा होगा, परंतु शालीनता बिना मोल मिलती है परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। साकेत के रचनाकार कौन है, साकेत मैथिली शरण गुप्त। बेमेल शब्द का चयन कीजिए, रात्रि, रजनी, निशा, दिशा। अब यहीं पर आपने समझ लिया होगा कि रात्रि, रजनी, निशा ये सभी आपके रात के पर्यायवाची होते हैं, और दिशा, ये तो दिशा आपका बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर दिशा बन जाएगा। सुपात्र का विलोप, तो सुपात्र का कुपात्र हो जाएगा, ठीक है, कुपात्र। और कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोप क्या होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, अकृतज्ञ कर देते हैं ये वाला, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, कृतज्ञ होता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। देखिए 50 प्रश्न हमने यहाँ पर पूरा कर लिए हैं और 51 पर आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी वीडियो में बने रहेंगे और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और फिर आप यहाँ पर चेक करिएगा कि आपका स्कोर यहाँ पर कितना गया हुआ है। अब आपके लिए प्रश्न आ चुके हैं मैथ के, ठीक है। और लेवल ये मत समझिए आप लोग कि आपका हार्ड लेवल जाएगा, ठीक है। आपका एग्जाम स्टार्ट होंगे, आपका लेवल बिल्कुल ये रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर पहला सवाल आपका आ चुका है, फटाफट से आप सवाल को आगे देखिएगा, आपसे लगेगा नहीं लगेगा। कोई दुकानदार 1 रुपये में 4 टाफ़ियाँ बेचकर यदि 75% लाभ अर्जित करता है तो बताइए कि उसने 1 रुपये में कितनी टाफ़ियाँ खरीदी थी। 1 रुपये में 4 टाफ़ियाँ बेचकर, तो यहाँ पर थोड़ी सी अगर हम बात समझें, एक टाफ़ी, जैसे यहाँ पर इसने कहा है, जैसे यहाँ पर उसने क्या किया 4 टाफ़ी, ठीक है, 4 टाफ़ी मतलब यहाँ की, एक मिनट रुकिएगा, कह रहा है यहाँ पर है कि 1 रुपये में 4 टाफ़ियाँ बेची हैं। तो अगर हम निकालें यहाँ पर एक टाफ़ी का विक्रय मूल्य, एक टाफ़ी का विक्रय मूल्य तो कितना आएगा आप बताइए ज़रा। 1 रुपये में 4 टाफ़ी, तो एक टाफ़ी मिलेगी 1/4 रुपये की। थोड़ा सा अगर आप समझे यहाँ पर तो आप बता पाएंगे एक टाफ़ी का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1/4 रुपये। और यहाँ पर अगर यदि 75% लाभ अर्जित करता है, मतलब एक टाफ़ी 1/4 रुपये की बेचता है और इसमें उसको 75% का फ़ायदा भी होता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में उसका सीपी होता है, क्रय मूल्य वो हमेशा 100% होता है, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 75% का। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एसपी बनेगा ना वो कितना बनेगा, 175%। और यहाँ पर विक्रय मूल्य का मतलब होता है एसपी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 175% आपका जो है ये आपका बराबर है 1/4 रुपये के। और जब 1/4 रुपये के बराबर ये हो गया, ठीक है आपका, तो आप यहाँ से ये निकाल दीजिएगा कि 100% किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए 1/4, यहाँ पर बटा में 175 आपको करना है, ठीक है, और ऊपर करना है गुणा में 100। इसको आपको करना है सॉल्व, ठीक है। इसको सॉल्व करेगा तो 25 चौका 100 और 25 सत्ते 175, 4 से आपका 4 कैंसिल, आपका आ गया 1/7 रुपये। मतलब 100% की वैल्यू आपके यहाँ पर निकल के आ गई 1/7 रुपये। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया है 100% का मतलब यहाँ पर देखिएगा, इसका मतलब हो गया कि एक टाफ़ी का क्रय मूल्य, ठीक है। एक टाफ़ी जो आपकी है, एक टाफ़ी का जो आपका सीपी है, क्रय मूल्य है ना, ये आपका यहाँ पर निकल के आ गया, कितना आ गया, 1/7 रुपये एक टाफ़ी का। आपसे कहा कि 1 रुपये में कितनी टाफ़ियाँ खरीद सकती हैं, अब आप बताइएगा। जब एक टाफ़ी का क्रय मूल्य आ गया 1/7 रुपये, तो 1 रुपये अगर आपको करना है यहाँ पर, तो इसका मतलब है 7 से गुणा इधर कर देंगे, तो 7 टाफ़ी आपकी जो होंगी ये आपकी मिलेंगी 1 रुपये की, 1 रुपये की 7 टाफ़ी।
तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पर सवाल को नहीं लगा पाते हैं, ठीक है, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन आप लोग बिल्कुल ध्यान से सवाल को लगाइएगा यहाँ पर। ठीक है, जो आप सवाल में पूछा गया था। ठीक है, तो 7 टॉफी आपका यहाँ पर बन जाएगा। अब हो सकता है आपने कुछ दूसरे टाइप से लगा दिया हो, आपका आंसर 7 आ गया हो, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको जैसे आता हो वैसे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका एग्ज़ाम में माइंड जो है वो आपका फास्ट तरीके से आपका चलना चाहिए। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 52 नंबर। तो यहाँ पर अब आप देखिएगा सवाल आपका किस टाइप से सॉल्व होगा। यदि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। यदि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना, देखिए 3 गुना का मतलब जैसे आपका मान लीजिए मूलधन है, आपका मूलधन मान लीजिए 100 रुपये है, और करा 3 गुना का मतलब क्या है कि आपका हो जाए मूलधन 300 रुपये। तो अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर आपको ब्याज कितने का मिल गया, तो आप ये बताएंगे इसमें आपको 200 रुपये का क्या मिल गया है, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आपको यहाँ पर 200 रुपये का ब्याज मिल गया है। तो आपका फार्मूला होता है, मैं आपको एकदम लिख के दिखाता हूँ कि ऐसा है, आपका होता है बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में आपका होता है 100, ये आपका होता है फार्मूला। तो आपका फार्मूला होता है ऐसा है बराबर, तो आपका हो जाएगा 200 बराबर मूलधन आपका है 100 रुपये गुणा दर आपको नहीं पता है, समय आपका कितना है, समय आपका 8 वर्ष का है, बटा में हम लोग यहाँ पर कर देंगे 100। अब आप जब आप इसको हल करेंगे तो आपका देखिए 100 से आपका 100 कैंसिल होगा, 8 से आपका जाएगा, ये जाएगा आपका 25 बार, तो 25% आपका हो जाएगा आर। ठीक है, अब इसके बाद में आप आगे समझिएगा। इसके बाद में आपको ये देखना है कि तो कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। अब 7 गुना का मतलब जैसे आपका मूलधन कितना, मूलधन आपने 100 लिया था और आपसे पूछा ये गया है कि कितने वर्ष में जो मूलधन आपका 100 है ये कितने वर्ष में आपका हो जाएगा 700 रुपये। तो यहाँ पर अगर ब्याज की बात करें तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको 600 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 600 का मिल जाएगा ब्याज। तो आपका फार्मूला वही है, क्या फार्मूला आपका है, आपका फार्मूला है कि ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन आपका 100 है, दर आपकी कितनी है 25%, समय आपको नहीं पता है तो समय आप कितना मान लेंगे, आप टी मान लीजिएगा। ठीक है, अपान में आप कर दीजिए यहाँ पर 100। अब आपको इसको सिर्फ हल करना है। ठीक है, 100 से आपका 100 कैंसिल हुआ, 25 से काटेंगे, 25 दूना 50 बचा 10, तो 25 चौका 100, तो 24 आपका आ गया बराबर टी। इसका मतलब 24 वर्ष का समय लगेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बन जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, इसके बाद भी प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 53 नंबर। इस सवाल को आप देखिएगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 55 मीटर 45 मीटर है। यदि लंबाई को 10% घटा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाने पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। मतलब लंबाई को 10% कम कर दिया गया है, तो आपसे कहा चौड़ाई को कितने % बढ़ाया जाए। 10% का मतलब ये होता है 1/10। इसका मतलब अगर उसकी लंबाई पहले 10 थी तो अब उसकी लंबाई कर दी गई है 9। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि उसका क्षेत्रफल हो जाए बराबर। तो इसके लिए आपको चौड़ाई में वृद्धि करनी है, क्योंकि आपको क्षेत्रफल कैसा करना है, बराबर करना है। तो इसके लिए इसका मतलब देखिए, जब उन्होंने क्या किया है, लंबाई में 10% कमी करके 10 से 9 कर दी है, तो आपको क्षेत्रफल बराबर करने के लिए आपको बस वही 9 से आपको 10 तक ले जाना है। ठीक है, बढ़ाएंगे, चौड़ाई बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपका क्षेत्र बराबर हो जाएगा। तो आप 9 से 10 को बनाएगा तो इसमें आप कितनी वृद्धि करेंगे, आप बताइएगा। इसमें आपको 1 की कमी है तो 1 की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी 9 पर। तो आपको 1 की वृद्धि करनी है, किस पर, 9 पर 1 की वृद्धि करनी है, गुणा कर देंगे आप लोग 100 से, यही आपका आ जाएगा % में निकल कर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, तो आपका हो गया 100/9। ठीक है, ये आपका इतने % हो गया, और आपका जाएगा 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% आपका जो है बी वाले में, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, हमें लंबाई चौड़ाई से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है जो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। आगे देखिएगा, इसके बाद आपको दे रखा है 54 नंबर सवाल। ठीक है, इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 54 नंबर। प्रवीण किसी काम को 10 दिन में, धीरज 11 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु धीरज काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, तो पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, प्रवीण किसी काम को 10 दिन में करता है, धीरज 11 दिन में। तो प्रवीण काम करता है, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रवीण काम करता है 10 दिन में और धीरज काम करता है 11 दिन में। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले 10 और 11 का यहाँ पर निकाल देंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम आपका आएगा 110। इसका मतलब ये आपका हो गया टोटल वर्क। ठीक है, ये आपका हो गया टोटल वर्क।
10 आपका होता है 11 बार जाता है और 11 आपका आता है 10 बार। तो ये आपका जो इफ़िशेंसी होती है ना, इफ़िशेंसी आपकी आ गई यहाँ पर है 11 और 10, ठीक है। ये दोनों की आ गई इफ़िशेंसी। अब यहाँ पर आप बात को थोड़ा समझेंगे। कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु धीरज काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसका मतलब 3 दिन पहले धीरज काम छोड़कर चला गया, बाकी सभी दिन धीरज ने सेम काम किया। तो जो 3 दिन पहले काम छोड़कर चला गया धीरज, तो ये 3 दिन में कितना काम करता, आप पहले ये निकाल दीजिएगा। तो धीरज जो है एक दिन में, इसकी इफ़िशेंसी है 10, तो उसका मतलब एक दिन में धीरज काम करता है 10। तो जो धीरज आपका है ना, ये डी वाला जो, ये 3 दिन में कितना काम करेगा, तो 3 दिन में काम अगर निकालें इसका हम, तो 3 दिन हो गए और एक दिन में 10 काम करता है, तो इसका मतलब ये जो है 30 काम कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अगर कहूँ कि धीरज अगर मान लीजिए 3 दिन काम और करे, मैं मान लीजिए मैं इससे कहूँ कि धीरज 3 दिन काम और करेगा, तो इसका मतलब टोटल आपका काम ये हो जाता है। देखिए 110 तो आपका काम था ये वाला, और इसमें 30 आपका काम और होता है, इसका मतलब आपका काम हो जाता है 140। अगर ये दोनों मिलकर टोटल जितने दिन काम चले पूरे दिन काम करते, तो आपका काम बनता है 140। यहाँ पर सवाल कराया तो पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर 30 ये धीरज का काम निकाला है कि धीरज 3 दिन काम नहीं किया, तो 3 दिन में कितना काम करता, और मैंने इससे काम करवाया भी है। और फिर मैंने इसमें क्या किया, 110 में इसको जोड़ भी दिया, 140 आपका काम हो गया। अब आपको निकालना है समय। समय क्या होता है, समय होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो वर्क आपका अब हो गया 140, अब आपका धीरज और दोनों काम करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करिएगा, तो 11 10 कितना हुआ 21, तो 21 से आप कर देंगे डिवाइड, ठीक है। देखिए बहुत से लोग होते हैं जो दूसरे तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास कोई तरीका है तो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप 7 यहाँ 21 कर देंगे, 7 दूना 14 कर देंगे, आपका 20 आ गया, ठीक है। और इसको हल करेंगे तो 3 6 18 बचा 2/3, ठीक है। तो इतना आपका दिन लग जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बात को समझे होंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 0.892 और इसके अपान में भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप से आपको सब कुछ रखा है, इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट को ही देख के बता लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉइंट आपका यहाँ पर इस पीछे से 3 अंक के बाद है, और यहाँ पर आपका मात्र ये 2 अंक के बाद लगेगा, तो ये तो गलत आपका हो गया। दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद यहाँ पर है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, इसमें आपका तो लग रहा है, ठीक है। आगे भी देख लीजिए, यहाँ पर 3 अंक के बाद है, यहाँ पर देखिए 3 3 6 के बाद, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2 के बाद है, यहाँ पर 2 1 3 के बाद है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं कि आपका बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इनका 1 मान होगा। आप इसको मत चेक करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने पॉइंट को यहाँ पर देख के भी आप बता सकते हैं यहाँ पर कि आपका यहाँ पर कितना होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 56 नंबर। इसको देखिएगा, ठीक है। सवाल थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग बन रहा है, लेकिन अगर आप सवाल को देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग और लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल विद्यार्थी 420 हो और लड़के लड़कियों का अनुपात 5:2 हो। अब यहाँ पर आपको समझना है 5:2 के अनुपात लड़का लड़कियाँ हैं और टोटल है 420। तो देखिए बॉयज़ और गर्ल, इनका अनुपात है 5:2। ये टोटल कितने हुए, टोटल हुए 7, और 7 की वैल्यू आपको रखी है 420। अगर 7 की वैल्यू 420 यहाँ से बन रही है, तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी आएगी, 7 6 42, तो 1 की वैल्यू आपकी आएगी 60। अगर 1 की वैल्यू 60 हो गई तो 5 की वैल्यू, तो 5 6 30, तो इसका मतलब लड़के हो गए 300, और 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 6 12, मतलब 120 हो गए लड़कियाँ, ठीक है। 120 लड़कियाँ हो गई और 300 लड़के हो गए, ठीक है। इतनी बात आप सभी के सामने आ गई होगी कि ये लड़के हो गए और ये हो गई लड़कियाँ। अब आपको यहाँ पर समझना ये है कि किसी कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग और लड़कियों के 1/8 भाग ने हिस्सा लिया। तो लड़के जितने हैं 300 लड़के हैं ना, तो 300 के 1/5 भाग ने हिस्सा लिया है, और लड़कियाँ जितनी हैं 120 हैं, तो 120 के 1/8 भाग ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। तो इनका हिस्सा आप निकाल सकते हैं। 5 से आप काटेंगे 5 31, तो ये तो आ गए 60, और इसमें से देखिए 8 से आपका जाएगा 15 बार, तो ये आपका आ गया 15। इसका मतलब ये हुआ कि 60 लड़के हैं और 15 लड़कियां जिन्होंने हिस्सा लिया है। पूछा गया कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया है, कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग 75 हैं टोटल, ठीक है। तो 75 आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपका कह रहा है कि 162 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्राओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। उसमें कितने लीटर दूध डाला जाए कि उनका अनुपात क्रमशः 8:9 हो जाए।
देखिए 162 लीटर है दूध पानी का मिक्सर। दूध को हम डी लिख लेंगे, पानी को हम पी लिख लेंगे, जिससे कोई हमें प्रॉब्लम ना हो। इनका अनुपात आपको दे रखा है 4:5। फिर कह रहा है कितने लीटर इसमें दूध डाला जाए ताकि अनुपात 8:9 हो जाए, मतलब 8:9 इसका हो जाए अनुपात। अब आपको यहाँ बताना है कितने लीटर दूध डाला जाए। अगर दूध को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब पानी की मात्रा बिल्कुल सेम रहेगी। पानी की मात्रा सेम कैसे रहेगी, यहाँ पर तो पानी 5 है, यहाँ पर आपका 9 है, तो इसको आप सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनेगा ये, तो इसमें हम 9 से गुणा करेंगे, इसमें हम 5 से गुणा करेंगे, तो नीचे 5 से गुणा कर देंगे, ऊपर हम यहाँ पर 9 से गुणा कर देंगे। तो यही आप हम फिर से यहाँ पर लिख के आपको दिखाएंगे कि दूध और पानी, इधर हो गया आपका 9 चौक 36, ये हो गया आपका 9×45, और इस साइड में आपका हो गया 40, ये हो गया 45। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि पानी की मात्रा बिल्कुल सेम हो गई है, पानी की मात्रा बिल्कुल बराबर। अब बारी आती है दूध की, तो यहाँ पर दूध की मात्रा बढ़ाई गई है, बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आपको बताया गया था 162 लीटर है दूध पानी का मिक्सर, तो ये टोटल कितना यहाँ पर हो रहा है 36, और इतना कितना हो रहा है 4 3 7, तो 70 81 हो रहा है, ठीक है। तो 81 यूनिट की वैल्यू आपकी हो गई 162 लीटर। एक की वैल्यू यहाँ पर हो गई 2 लीटर। अब यहाँ से आपको निकालना है कितना दूध डाला जाए, तो 36 से 40 किया गया ना, तो यहाँ पर 4 बढ़ाया गया 4, तो एक की वैल्यू 2 लीटर, तो 4 की वैल्यू आपकी होगी 8 लीटर। इसका मतलब 8 लीटर अगर हम बढ़ा देंगे इसमें दूध और, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 58 नंबर। देखिए प्रत्येक सवाल आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही लेवल आपका एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। हो सकता है इससे लो भी लेवल आपका रहे, क्योंकि यहाँ पर आप प्रश्न को देखते होंगे तो आपका प्रश्न थोड़ा हाईफाई में यहाँ पर जा रहा है। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 6 गुनी थी। यदि उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो ए की आयु ए की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और बी, और मान लीजिए यहाँ पर वर्तमान आयु, इनका अनुपात आपको दे रखा है कितना है, वर्तमान आपका है 4:1, ये वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक है। और कह रहा है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले का मतलब 10 वर्ष माइनस में चलाएंगे हम, ठीक है, पहले चले गए। अब इनका अनुपात कितना था, ए की आयु जो है बी की आयु की 6 गुनी, तो बी की आयु की 6 गुनी हो गई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर अनुपात यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या समझना पड़ेगा, यहाँ से आपको इनका डिफरेंस करना है बिल्कुल सेम। तो डिफरेंस सेम करने के लिए इसमें जितना अंतर हो, 6 1 में 5 का अंतर है ना, तो आप इसमें कर देंगे 5 से गुणा। और नीचे देखिए अंतर कितने का है, 4 1 में 3 का डिफरेंस है ना, तो आप इसमें 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आपका इसका अंतर जो आएगा बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप अंतर की बात करें तो मैं अंतर आपको निकाल के दिखा दूं। ये आपका हो गया A/B, और यहाँ पर हो गया 18:3, और ये आपका हो गया 20:5। अब इनके बीच का डिफरेंस आपका आ रहा है 2। तो बीच का डिफरेंस अगर 2 आ रहा है तो इसका मतलब 2 का वैल्यू यहाँ पर है, जो आपकी बात की गई 6 वर्ष पहले की, उसका मतलब 2 की वैल्यू आपकी हो गई 6 वर्ष। अगर 2 की वैल्यू 6 वर्ष है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 1 की वैल्यू आपकी आएगी 3 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ से कहा गया ए की आयु 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप ये निकालेगा कि ए की आयु है कितनी। तो ए के यहाँ पर देखिए वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो आप 20 देखेंगे, ठीक है। तो 20, 1 की वैल्यू 3 वर्ष, तो 20 की वैल्यू मतलब कितना हो गया, यहाँ पर आप देखिएगा 20 होगा ना, ठीक है, 20 वर्ष होगा। एक बार चलिए आप फिर से यहाँ पर देख लीजिएगा, ये 20 वर्ष हो गया, और आपसे 1 मिनट गएगा, ठीक है। 20 ये था और 20 ने आपको होगा 60 वर्ष, और 4 वर्ष बाद का आ गया तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 64 वर्ष। थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो रही है, ठीक है, तभी हमारा आंसर यहाँ पर निकल कर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 10 वर्ष पहले का आ गया, ठीक है, मैंने यहाँ पर 6 कर दिया, यही गलती हुई, ठीक है। यहाँ पर हम 10 करेंगे, तो थोड़ा सा हम इसको हटाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बस, ठीक है। तो यहाँ से ये हट रहा है, ठीक है, यहाँ से इसको हटा दीजिएगा, और इसके बाद में यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है, और ये वाला, ठीक है। अब आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हमसे कहाँ से हो गई। ये 10 वर्ष की बात की गई थी, 10 वर्ष, ठीक है। तो इसका मतलब 2 की वैल्यू आपके आएगी 10 वर्ष, और जब आपके 2 की वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगी तो इसका मतलब 1 की वैल्यू आपकी जाएगी 5 वर्ष, ठीक है। 1 की वैल्यू आपके यहाँ पर हो गई 5 वर्ष, और 1 की वैल्यू 5 वर्ष हो गए तो आपको 20 की वैल्यू निकालनी, तो 20 25 100, इसका मतलब 1 की आयु हो जाएगी 100 वर्ष। इन्होंने कहा 4 वर्ष बाद, तो इसका मतलब इसमें 4 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 104 वर्ष। तो 104 वर्ष ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है, ठीक है, 59 नंबर। यहाँ पर देखिए आप लोग,
60 भैंसों को एक चरागाह में 40 दिन तक चराने के लिए 180 रुपये किराया देना पड़ता है। कितनी भैंसों को 20 दिन तक चराया जाए कि किराए के रूप में 135 रुपये का भुगतान करना पड़े। तो यहाँ पर अब देखिएगा आपका फार्मूला होता है M1, ठीक है, क्या फार्मूला आपका होता है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो M1 की जगह लिखेंगे 60 भैंस हैं और 40 दिन तक और 180 रुपये का खर्चा आता है। तो क्या होता है यहाँ पर कह रहा है कितनी भैंसों को, तो भैंस नहीं पता, मैक्स मान लेंगे 20 दिन तक, तो दिन ऊपर लिखेंगे, चलाया जाए कि 135 का भुगतान करना पड़े, 135 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसको आपको कर देना है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले आप किससे इसको डिवाइड करेंगे, देखिएगा यहाँ पर 60 एकन 60 और 60 आपका 3 बढ़ जाएगा, ठीक है, और 20 एकन 20, 20 दूना आपका जाएगा 40, तो ये आपका इतना आ गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर है 2 गुणा 135 बट्टा में कर सकते हैं 3 बराबर आपका आएगा x। 3 से आपको उसको डिवाइड करना है, 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 15, 45 यहाँ 135, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर हुई है, ठीक है। 3 चौका 12 बच्चा 1, 3 15, 45 तो 90, तो 90 यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 60 नंबर। इस सवाल को आप देखिएगा, किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% और स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुछ जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो यहाँ पर देखिएगा पुरुष और स्त्रियाँ, तो पुरुष मेल और फीमेल, ठीक है, और इनमें वृद्धि आपको रखिए 10% 8%, तो 10% की वृद्धि इसमें हुई, 8% की इसमें हुई, और ओवरऑल अगर देखें कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि मानी गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग एलिगेशन से लगाएंगे तो बहुत जल्द सवाल लग जाएगा। इसका अंतर आपका आएगा 1, इसका अंतर आपका आएगा 1, इसका मतलब फीमेल और मेल दोनों का अनुपात आपका 1:1 रहने वाला है। कह रहा है शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है, टोटल आपके 8000 हैं, ठीक है, टोटल 8000 हैं, तो 8000 आपके यहाँ पर टोटल हैं और इनको आप बराबर बांट दीजिएगा। तो इसका मतलब 4000 स्त्रियाँ हैं, 4000 पुरुष, ठीक है। तो पूछा गया था, आप बता देंगे 4000, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 61 नंबर। यहाँ पर आप देखिएगा दो संख्याओं का अनुपात 3:5 3:8 है, अंतर 115 है। तो इनका अंतर कितना है 3:8, इनका अंतर कितना है, इनका अंतर कितना देखिएगा 5, तो 5 की वैल्यू 115, तो 1 की वैल्यू कितनी आपकी आएगी यहाँ पर 23। आपसे कहा गया दोनों संख्याओं में छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी आप यहाँ पर मानेंगे, तो छोटी वाली तो आपके 3 वाली रहेगी छोटी वाली। तो 1 की वैल्यू 23, तो 3 की वैल्यू 23 थी, यहाँ कितना होगा 69, ठीक है, 69। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर कराया 3 संख्याओं का औसत 60 है, उनमें से पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग की 1/4 बराबर है। तो 3 संख्याओं का औसत 60 का मतलब है 3 संख्याओं का संख्याएं पहले आप मानिएगा। जैसे हमने मान लीजिए a + b + c मान लिया, तो ये 3 संख्याएं हो गई, इनका औसत का मतलब योग बट्टा पदों की संख्या बराबर 60। तो यहाँ से आप a + b + c निकाल सकते हैं, कितना आपका आएगा 180, पहला समीकरण आपका बन गया। फिर आपसे और भी कुछ कहा गया, आपसे कहा गया है कि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग की 1/4 है। इसका मतलब पहली संख्या आपके हो गई a, और ये जो है ये कितनी है, a जो है ये शेष 2 संख्याओं के योग, तो b + c का योग हो गया और इसके 1/4 के बराबर है। तो 4a बराबर b + c, तो यहाँ से आ गया 4a - b - c बराबर 0। अगर आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो 4a - b - c बराबर 0, इस ये डबल दूसरा वाला हो गया, ठीक, इसको आप सॉल्व कर देंगे यहाँ से। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर इन सबको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, आपका कितना बचेगा 5a बराबर 180, तो a बराबर कितना आपका आएगा 5 × 15 5 × 30, तो a आपका आ गया 36। पहली संख्या आपकी कितनी आ गई 36, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग, इसके बाद में सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 63 नंबर। इस सवाल को आप देखेंगे, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है। देखिए 12 खिलाड़ी हैं, ठीक है, और इनकी औसत आयु कितनी है 25 है। तो इनका अगर मैं योग की बात करूँ, योग कितना होगा, तो 12 गुणा में होगा 25, कितना होगा 25 दूना 50 का जो हासिल लगा 5, 25 सेकंड 25, 5 कितना हुआ 23, 300 हो गया। उसके बाद यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 1 बढ़ जाती है। मतलब अगर कप्तान जोड़े मतलब 12 और 1 13, अगर 13 हो जाए टोटल खिलाड़ी, तो यहाँ पर औसत 1 बढ़ गई।
औसत बढ़ाने का मतलब 26 हो गया यहाँ पर। तो इसका योग निकालेंगे तो 13 गुणा करेंगे 26 तो कितना होगा, 13 छः 78 का 8 हाथ लगा 7, 13 दूनी 26, 26 7 कितना होगा 33। ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कप्तान की आयु कितनी होगी, तो कितना बढ़ा, 38 बढ़ गया। इसका मतलब कप्तान की आयु होगी 38 वर्ष। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 38 वर्ष। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पर दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 है, तो इनकी भुजाओं में अनुपात क्या कीजिए। एक घनों का आयतन का अनुपात आपको रखा है 27:1, तो इसको हम कैसे लगाएंगे। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब, भुजा क्यूब। तो ठीक है, ए क्यूब, तो अगर पहले वाला घन मान लीजिए ए है भुजा, दूसरा वाला मान लीजिए बी है, ठीक है, तो बी क्यूब भी हो जाएगा। तो ए क्यूब अनुपात बी क्यूब आपको दे रखा है, कितना आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 27:1। आपसे पूछा इनकी भुजाओं का अनुपात, तो इनकी भुजा का मतलब ए अनुपात बी आप निकालेंगे। तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्यूब रूट। ठीक है, ये लगाना पड़ेगा। अगर आप ये लगाएंगे तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, और इसको लगाने से आपको होगा क्या कि जो ये 27 3 का घन है तो 3 लिखेंगे, और 1 का घन 1 होता है, तो 3:1 आ गया भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो 3:1। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लाट का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयताकार प्लाट है, इसकी भुजाओं का अनुपात 5:4 है। अगर इसकी लंबाई 5x है तो चौड़ाई 4x है। इसका क्षेत्रफल है 5000। तो आप क्या करेंगे, 5x गुणा 4x बराबर 500। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से आप काटेंगे तो आपका जाएगा 100 बार, और 4 से आप काटेंगे तो आपका 25 बार जाएगा। तो x² आपका आ गया 25, x आपका आ गया 5। तो यहाँ से आपकी भुजाएं बन जाएंगी 25 बन जाएंगी 25 और 5 का 20। ठीक है, तो 25 30 20 आपके बन जाएंगे भुजाओं। आपको निकालना है परिमाप। परिमाप कैसे निकालेंगे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का मतलब 2 गुणा 45, कितना आपका आएगा 90। ठीक है, तो 90 मीटर आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में 60 के बाद मतलब 65 के बाद आपके लिए आ चुका है 66 नंबर। इसको देखिएगा, किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेमी है, 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। पहिए की त्रिज्या आपको यहाँ पर दे रखी है। पहिया इस टाइप से आपका होता है, जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी कितनी है, त्रिज्या इसकी है 21 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको निकालनी है पहिए की परिधि। तो परिधि कैसे निकालेंगे, 2πr 2πr। तो 2 गुणा 22/7 गुणा में r कितना है, त्रिज्या 21 है, तो 21 यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर इसको आप हल करेंगे जब, ठीक है, तो 7 यहाँ 21 जाएगा, और 22 दूना 44 यहाँ, तो 22 छक्का कितना होता है 132। तो 132 और क्या आएगा ये सेंटीमीटर। क्या 924 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब आपको निकालना है चक्कर की संख्या। तो चक्कर की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी दूरी है 924 मीटर दूरी है, और कौन तय करेगा, एक बार पहिया घूमता है तो 132 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है। तो 932 मीटर 924 मीटर की दूरी तय करना है, और एक बार में 132 सेंटीमीटर दूरी तय होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए 924 और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा और अपान में कर देंगे 132। तो अब आपका यह बन जाएगा, तो 13 7 91, मतलब ये आपका 7 बार चलाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा 700, कि 700 चक्कर आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका सवाल है किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि भुजाओं का अनुपात आपको रखा है 1:2:3। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो x 2x और 3x इस टाइप से आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, x और 2x और 3x। ठीक है, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा। करा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका फार्मूला जो होता है उसको आप याद करेंगे। यहाँ पर आपका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। ये आपको रखा है 88। यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी मतलब देखिए ये लंबाई मान लीजिएगा, ये चौड़ाई मान लीजिएगा, और ये ऊंचाई मान लीजिएगा। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 2 1 2x का हो जाएगा। ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई करेंगे 6x का हो जाएगा, और ऊंचाई और लंबाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा। ये आपका 88 है। तो 2 गुणा और 2 6 2 8 3 11 11x², ये आपका हुआ 88। ठीक है, यहाँ से आपका 88 हुआ तो 11 8 88 आपका जाएगा,
और 2 चौका आपका जाएगा 8, तो एक्स आपका आएगा, एक्स स्क्वायर आपका हो गया 4 और एक्स आपका हो गया यहाँ पर 2। एक्स आपका यहाँ पर 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो गई, 2 कामा 2 दूना 4 कामा 2 3 6, तो 2 4 6 यहाँ पर हो गया। घना आपका आयतन निकालना है, आयतन, तो आयतन का आपका फार्मूला होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 2 4 6 गुणा कर देंगे, 2 चौका 8, 8 छंग 48, तो 48 घन सेमी क्यूब आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 68 नंबर। किसी संख्या के 9% और 4% का योग पहली संख्या के 6%, दूसरी संख्या के 8% के योग के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात हम x बाई मान लेंगे संख्याएं हैं, और पहला कह रहा है कि किसी संख्या का 9% 4% का योग, मतलब पहली संख्या के 9%, x के 9% और y के 4%, इनका जो योग आपका है ना, ये आपका बराबर है पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग से, तो दूसरी संख्या के 8% के योग से इनको हल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि x वाले को आप इधर लाएंगे, y वाले को आप उधर ले आएंगे। तो आपका यहाँ पर देखिए 9%, यहाँ पर 6% का मतलब 3, मतलब x का आपका बचेगा यहाँ पर 3%, ये आपका बराबर होगा y का यहाँ पर कितना 4% के। ठीक है, तो यहाँ से आप x अनुपात y निकालेंगे तो आपका आएगा 4 बट्टा आपका आएगा यहाँ पर निकल के 3। ठीक है, तो आपका इसका मतलब ये हो गया पहली संख्या का दूसरी संख्या से आपका जो अनुपात बनेगा ये आपका बनेगा डी वाले में आपको दे रखा है। ठीक है, 4:3 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा डी वाला। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 69 नंबर। इस सवाल को आप लोग यहाँ पर देखिएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक, डॉट डॉट आपका है यहाँ पर 3025, तो आपको इसका मान बताना है। कैसे आप बताएंगे, आप इसमें से 4 कॉमन लेंगे, आपका बचेगा 1 प्लस 4 × 32 प्लस 4 दूना 8 फिर 4 7 28 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आपका आएगा 1000। तो ये तो आपका 4 हो गया, ये आपका 1 का क्यूब, ये आपका हो गया 2 का क्यूब, ये आपका हो गया 3 का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 का क्यूब। और आपको यहाँ पर है क्या, आपको ये वाला जो आपको रखा है ना, इसका मान आपको यहाँ पर रखा है 3025, तो इसका मतलब 4 गुणा और 3025 आपका यहाँ पर दे रखा है। तो ये कितना होगा, 25 चौका आपको होगा 100 और 3 चौका आपका होगा 12, तो 12100। तो ऑप्शन यहाँ पर कितना आपका आएगा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 12100 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 70 नंबर, इसको देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 70 नंबर। शांत जल में एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुप्रवाह में 180 मिनट में नाव कितनी दूर चली जाएगी। देखिए, नाव की गति आपको देखिए 16, इसका मतलब आप x मान लेंगे 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब y आपका हो गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 180 मिनट का आपको टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब आपको समय जो आपको दे रखा है ना, ये आपको दे रखा है 180 मिनट, और इसका मतलब इसमें 60 से भाग कर देंगे तो 3 घंटे का आपको समय यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, धारा के अनुप्रवाह में नाव कितनी दूर चली जाएगी। दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितनी है, देखिए जब भी अनुप्रवाह में जाएगा तो अनुप्रवाह में कोई नाव धारा के अनुप्रवाह का मतलब धारा की दिशा में जाएगी, तो उसकी चाल और नाव की चाल आपस में जुड़ जाती है। तो 16 और 3 19.5 गुणा में समय आपका है 3 घंटे का, तो 19 × 57 और 0.5 × 15 57 और 1.5 58.5 किलोमीटर आपकी दूरी यहाँ पर बन जाएगी। तो ए वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर है, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर बन जाएगा। फिर इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सवाल नंबर आपके लिए 71 नंबर है। किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई 15% 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। तो 15 लंबाई बढ़ाई गई, 10 चौड़ाई बढ़ाई गई। फार्मूला आपका होता है x + y + xy/100, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे लगाएंगे, प्लस करेंगे 15, गुणा में करेंगे 10, बटा में कर देंगे 100, और इसके बाद में आपके 2 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, पॉइंट आपका यहाँ पर आएगा।
तो 15 10 25 1 26, तो आपका ये बनेगा 26.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर बंद करना मतलब सवाल लगाना पड़ेगा। ठीक है, 72 नंबर, इसको आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है बस। ठीक है, कुछ ही प्रश्न आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। ठीक है, तो उनको भी आप फटाफट से यहाँ पर देख लीजिएगा। तो प्रश्न आपका है, एच ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समान हो तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ समान है। बेलन का आयतन होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका होता है, गलत कह रहा मैंने। ठीक है, आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये आपका बराबर है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है, इक्वल हैं। ठीक है, इनको आपको सॉल्व कर देना है। तो पाई से पाई, आर से आर एक। ठीक है, तो यहाँ आपका बचा आर एच बराबर, ये आपका बचा है 2h प्लस 2r। ठीक है, ये आपका यहाँ बचा हुआ है। आपसे पूछा गया है बेलन की त्रिज्या बराबर है, तो r एक साइड लाएंगे तो आपका देखिए RH माइनस 2r, ये बराबर आपका हो जाएगा 2h। फिर यहाँ से आप r कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा h माइनस का r बराबर कितना, आपका 2 है यहाँ पर। ठीक है, फिर आप इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये यहाँ पर आपका 2 बचेगा। ठीक है, बराबर आपका 2h यहाँ पर होगा। अब यहाँ से आप जब r का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 2h अपान h माइनस का 2। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला बनेगा। ठीक है, 2h अपान h माइनस 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। और यहाँ पर आप लोग इस बात को भी समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 73 नंबर, और ये सवाल आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस ग्राफ से आपको सवाल दे रखा है कि पाई ग्राफ आपको दे रखा है, और इसमें आपको बताया गया है कि 1998 में एक परिवार का विभिन्न मदों पर कितना खर्च किया गया है। 1998 का कुल खर्चा 46,000 रुपये है। अगर पूछा गया है तो भोजन की मद में क्या खर्च किया गया है। कुल खर्चा जो है ये 4600, तो 46,000 है कुल खर्चा। टोटल पाईग्राफ होता है 360 डिग्री का, और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 46,000। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है भोजन की मद, तो भोजन पर 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री। इसको आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 46,000 कर देंगे गुणा 82.5 कर देंगे, बटा में कर देंगे 360। ठीक है, इसके बाद इसको हल करेंगे तो पॉइंट हटेगा, यहाँ पर आपका 0 बढ़ेगा, 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे, और 6 से डिवाइड करेगा, 6 36, 6 6 बचा 2, 6 3 18 बचा 4, 1 मिनट रुक जाए, फिर से देखिएगा, 6 से डिवाइड होगा, 6 6 बचा 2, और 22 हो गया, 6 3 18 45 हो गया, नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, और यहाँ पर आपका बचेगा 3 दूना 6, और इसको 3 से डिवाइड करिएगा, 3 दूना 6 बचा 2, 3 से 21 15। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में अब ये किससे कटेगा, अब ये 4 से कटेगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, 4 3 12, और 4 1 4, 4 1 4, 4 5 20। ठीक है, 115 आ गया। अब आपको इसको 3 से डिवाइड और करना है, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो कहीं पर भी थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये आपका 8 है, 0.8, मैंने यहाँ पर 0.5 कर दिया है, तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर आ रही है। तो इस सवाल को आप लोग अपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0.5 की जगह 0.8 कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सही से देख नहीं पाया। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर आपसे यहाँ पर मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 74 नंबर, इसको देखिएगा। यहाँ पर वही है 4600, अगर 46,000 खर्चा अगर है तो वस्त्र और आवास पर खर्चा कितना है। तो वस्त्र और आवास पर यहाँ पर मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं वस्त्र आवास कितना होगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 90 डिग्री। तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 46,000 आपका टोटल है। ठीक है, इसमें आपका 90 का आपको निकालना है, और आपको 360 का तो यहाँ पर दे रखा था, मैं आपको इससे पहले समझा चुका हूँ, तो इसको तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 9 चौक 36, और 4 से काटेंगे, 4 1 4, 15 चौका 60, डबल जीरो आपका आएगा, तो 11,500। ठीक है, तो आपका ए वाला यहाँ पर आपका बन जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी वही आपको बताना है कि आवास पर किए गए कुल खर्च, ठीक है, और शिक्षा पर कुल खर्च का अनुपात आपको बताना है। तो आवास पर किया गया है 54 डिग्री, और शिक्षा पर कितना किया गया, 43.2। ठीक है,
इसको आपको हल करना है तो इसका बताना अनुपात, तो इसको पॉइंट हटाएंगे, आपका आएगा 0। अब आपको सिर्फ इसको आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 9 से करेंगे, 9 पन्ना 45, 9 छाक 54, तो 60 आएगा। और 9 से करिएगा, 9 चौक 36, ठीक है। बचा कितना, 7 9 72, फिर 6.4 और 6 48, फिर 5:4 आपका यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद में हमारे लिए आ चुके हैं जीके के प्रश्न, और अब हम लोग इन प्रश्नों को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए स्टार्ट हो गए हैं जीके के प्रश्न, ठीक है। प्रश्न नंबर आपके लिए 76 नंबर। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय। आगे देखिए, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए है करंट का, लेकिन यहाँ पर 2011 की बात की गई है। तो 2011 में उस समय की बात है कि आईसीसी विश्व कप 2011 टूर्नामेंट में सर्वोच्च स्कोरकर्ता कौन था? तो ये था तिलकरत्ने दिलशान, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इसके बजाय करंट का प्रश्न आपके लिए पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, ठीक है, 85 में। आगे लिखा हुआ है कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका है? बाघ, मेढक, मनुष्य, गुलाब। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो भूकंप के झटके मापने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि लिखा हुआ है कि शुष्क बर्फ निम्नलिखित में किसमें तैयार की जाती है? तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला राइट आंसर होगा। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं, ठीक है। किसमें? कैलोरी में मापते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? 1761 में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। आगे देखिए, इसके बाद में भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति की बात की गई है तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है, ठीक है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड, ठीक है। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड। WTO लिखा है, निम्न में से किसको बढ़ावा देता है? WTO किसको बढ़ावा देता है? बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देता है, ठीक है। किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक्षमता होती है? तो किसमें होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके बाद में 88 नंबर है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा ए वाला, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। मृत शरीर पानी में क्यों तैरता रहता है? ठीक है, अब आपको यहाँ बताना है क्यों। क्योंकि शरीर द्वारा विस्थापित पानी का भार शरीर के भार से अधिक होता है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने, ठीक है, सैमुअल कोल्ट। आगे देखिए, इसके बाद निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है? तो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में स्थित है। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है? तो पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह, ठीक है, शुक्र है। टीका किससे रोकथाम के लिए नहीं दिया जाता है? अब यहाँ पर आपको बताना है, तो कैंसर के रोकथाम के लिए टीका नहीं दिया जाता है, ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? देखिए, चंद्रमा के प्रकाश की बात की गई, आपने सूर्य का प्रकाश पढ़ा होगा, तो चंद्रमा का प्रकाश लेता है 1.3 सेकेंड का, ठीक है, समय। दृष्टिहीनों को पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो लुई ब्रेल ने किया था, ठीक है, लुई ब्रेल। आगे देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो 42वां संविधान संशोधन है, ठीक है, इसके द्वारा मूल कर्तव्य जो है
इस संविधान में जोड़े गए थे। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? तो संविधान का संरक्षक है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। वेल्ड नामक घास मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। और लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 100 प्रश्न पूरे मैंने एक वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं, और वो भी आपको समय लगा है 1 घंटा और 25 मिनट का। ठीक है, और आपका 1.5 घंटे का समय होता है। मैंने आपको बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करवाया है। अगर आपको ये सही प्रश्न आते होंगे तो आप बिल्कुल आसानी से उसको आप सॉल्व भी कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।